हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहां हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो सबसे पहले बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ मैंने 2 हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। एक है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो स्टार्ट कर दें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, वार्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स। वार्नर ने सबसे पहले कुछ बॉन्डिंग के लिए थ्योरी दी थी। ठीक है, वार्नर थ्योरी जिसे कहा गया था, बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को वो आंसर नहीं कर पाए, जैसे वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोसेस रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कुछ ही कंपाउंड्स क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही बनाते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स क्यों बना पाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा, वाई बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। तीसरा, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे वार्नेस थ्योरी। सो यहाँ पे कुछ बहुत सारी अप्रोच लगाई गई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें से 2 थ्योरी आज हम पढ़ने वाले। पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, फर्स्ट आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1 ns np, यानी यहाँ पे n-1d ये इनर डी ऑर्बिटल एंड NS-NP वो उसका ही एक्सटेंशन है। आगे NS-NP और ND, यहाँ पे ND मतलब आउटर डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स। ये आगे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, इस थ्योरी का कहना है कि मेटल आयन जब लिगेंड के इन्फ्लुएंस में मेटल आयन अपने इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर सकता है, जिससे कुछ नए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनसे ऑफ डिफाइनाइट जियोमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेन, यानी कुछ डिफाइनाइट जियोमेट्री के यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे कि और जैसे पहला है sp3 टेट्राहेड्रल, दूसरा dsp2, तीसरा sp3d, चौथा sp2d2, देन d2sp3। अब इट इज़, देखिए अब यहाँ से एक एग्जांपल से समझे। इन द डाइमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CONH3 Cl6, यहाँ पे देखिए जो कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 3d6 है। अब यहाँ पे इसे डाइमैग्नेटिक क्यों कहा है? देखिए, डाइमैग्नेटिक इसलिए बोला क्योंकि देखिए अब जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई कुछ भी नहीं है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है आप समझते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम एक कंसेप्ट समझेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जो भी लिगेंड्स जो कार्बन डोनर है और नाइट्रोजन डोनर है उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के कारण पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है मेटल आयंस में। वहीं वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाती है, और इसके कारण वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड दूसरी बात, वीक फील्ड लिगेंड जैसे होते कौन से, एक ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर और हेलोजन डोनर्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं ये बता दिया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड अब इनर ऑर्बिटल कौन से होते हैं? देखिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें इनर डी ऑर्बिटल्स का काम यूज़ होता है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम ऐसे समझा नहीं सकते, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू यूज़ करेंगे। देखिए, इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ हुआ तो इनर डी ऑर्बिटल्स, अब इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ हुआ तो वहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनर डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में, जनरली तो होती है बट कुछ केसेस में नहीं होती, बट जनरली हम बोलते हैं, इसलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वहीं पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अब यहाँ पे मान लीजिए CONH3 इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन, मैंने बताया नाइट्रोजन डोनर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, इनसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। अब वहीं पे कार्बन COF6 होता है, तो फ्लोरीन एक हेलोजन जो डोनर लिगेंड होते हैं उनमें वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाती, इसलिए वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ
अगली बात ये कि उनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। सो अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर ले। देखिए जो COF6 है, हेलोजन डोनर लिगेंड मैंने बता दिया था, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड में आउटर ऑर्बिटल्स का यूज़ होगा, हाई स्पिन होगा बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे पेयरिंग मतलब लिगेंड से पहले जैसे भी इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे ही बाद में। अब इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं NiCl4-2। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये भी हेलोजन डेरिवेटिव लिगेंड है, हेलोजन है, तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड देखिए निकल +2 में जो 3D8 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स की ये पेयरिंग तो करवा नहीं पाता, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसके साथ ही इसमें ये इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वहीं अब बात आ जाती है NiCO4 की। अब NiCO4 एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि यार CO कार्बन डोनर है तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। बट एक बात और बता, जो भी कार्बोनिल्स जिनसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती, यानी इसमें निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8-4s2 होगा। अब क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा निकल को, तो यहाँ पे क्या होता है, जो 3D8-4s2 में जो तो S के इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे D इलेक्ट्रॉन में, पेयरिंग हो जाएगी, तो D इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो जाता। इसके कारण यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जहाँ पे sp3 यानी आउटर sp3 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। और ये डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब आते हैं NiCN4 की बात करते हैं। अब NiCN4-2 में क्या होता है कि जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 3D8 हुआ। अब 3D8 हुआ जब साइनाइड ने इस पर अटैक किया, लिगेंड जो CN लिगेंड इसने अटैक किया मेटल आयन निकल पे। अब निकल पे अटैक करने के बाद क्या होता है कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 3D8 में पेयरिंग ऑफ हो जाती है और एक ऑर्बिटल D का खाली हो जाता है। यानी यहाँ पे जो भी लिगेंड, यहाँ पे भी जो भी ज्योमेट्री बनेगी वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनेंगे और ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो तो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ऑफ वेव इक्वेशन का एक मैथमेटिकल इक्वेशन मैनिपुलेशन है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका हिसाब से इसको मैंने एक मैथमेटिकली प्रूफ किया गया। इसके कारण ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इसको इनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझते हैं। अब इसमें सबसे नीचे जाते हैं, देखिए ऊपर तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ नीचे आते हैं। देखिए अब CN6+3, अब इसमें Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये प्लस पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक नेचर। वहीं MnCl6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। वहीं FeCN6 में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक। वहीं FeF6 में पैरामैग्नेटिक नेचर होता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। वहीं COF6 में पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि वहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं C2O4 होल थ्राइस ये डायमैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ से हमें पता चलता है कि अनपेयर्ड और देखिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर क्यों होता है। अब आते हैं 3 कॉम्प्लेक्स जैसे MnCN6, FeCN6 और C2O4। ये तीनों ही इनर डी ऑर्बिटल्स है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स काम में आए। अब दूसरी बात, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है तीनों का D2sp3 है। वहीं अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि MnCN6 और FeCN6 दोनों पैरामैग्नेटिक है, वहीं C2O4 होल थ्राइस ये डायमैग्नेटिक है। कारण क्योंकि MnCN6 और FeCN6 में दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वहीं C2O4 होल थ्राइस में नहीं होते, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आगे MnCl6, FeCN6 और COF6 ये तीनों ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड यूज हुआ है तो आउटर डी ऑर्बिटल्स का यूज हुआ। आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होने के कारण sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका पैरामैग्नेटिक नेचर हुआ।
यहाँ से बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 इज 5.9। तो यहाँ से जियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स जो जियोमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स वो प्रिडिक्ट करने के लिए, देखिए जब भी आपको ये दिया जाए मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 4.9, तो जितना भी पहला अक्षर जैसे 5.9 है तो पाँचवा जो ये 5 है, ये 5 ही अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कभी 4.9 होता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? एक तो पहले ही हेलोजन है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वहीं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कोई भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई नहीं है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ना कि स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो जियोमेट्री होगी वो बनेगी। अब बात आ जाती है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब कुछ लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। पहली कि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए गए हैं जिनका प्रैक्टिकल में कुछ कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, यहाँ पे अजम्पशंस लिए गए। वहीं दूसरा ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, यानी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक डाटा को क्वांटिटेटिवली कोई इंटरप्रेट नहीं किया गया, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई। अब यही सब चीज़ें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताएंगे, जहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से बताया गया कि मैग्नेटिक नेचर क्यों होता है। अब तीसरी बात इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एक्सिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों होता है उसका कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। चौथा, ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एंड ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बता सकती, एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि कारण क्या है। चौथा, ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। अभी मैंने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कंसेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ना कि यहाँ पर नहीं आता है कंसेप्ट वीबीटी में। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है वो देखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसमें कंसिडर किया गया है कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। अब जो मेटल है, यहाँ पे एक और चीज़ मानेंगे, जो मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो सारे डीजनरेट है, यानी सब में इक्वल एनर्जी होती है, और ये डीजनरेसी मेंटेन होती है तब जब स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड करेगी मेटल को, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड है वो स्पेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स में क्या होता है कि कुछ पोलार होते हैं, किसी में एक लोन पेयर है, किसी में 2 लोन पेयर, इसके कारण जो पोलैरिटी वो अनसिमेट्रिकल वो इक्वल नहीं होती है, यानी वहाँ पे जो फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज वो असिमेट्रिकल होती है। अब एसिमेट्रिकल होती है, इसके कारण क्या होता है कि जो डीजनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की वो मेंटेन नहीं हो पाती, और जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, यानी किस तरीके से कितना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना अच्छे से स्प्लिट हुए हैं। अब सबसे पहले हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। देखिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल्स, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, इन दोनों में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स है वो लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड होंगे। अब डायरेक्टेड लिगेंड की तरफ देखिए, जो लिगेंड है वो अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द एक्सिस, जिधर भी एक्सिस होगे उधर से अप्रोच होगा, और एक्सिस में कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहला होता है dx² y² और दूसरा dz²। अब जब dx² y² और dz² दोनों ही पॉइंट करेंगे एक्सिस टुवर्ड द एक्सिस, और जो लिगेंड की जो डायरेक्शन होगी वो भी टुवर्ड्स द एक्सिस, तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो इनकी जो एनर्जी होती वो भी रेस हो जाती, और ये जो स्प्लिटिंग होती उसमें dx² और dz² एक सेट बनाते हैं जिसको ईजी सेट कहते हो, ईजी सेट की एनर्जी रेस हो जाती है। वहीं T2G सेट जिसमें dyx और dxy dyz और dxz ऑर्बिटल्स हो गए, जिनकी डायरेक्शन बिटवीन द एक्सिस होती है। अब बिटवीन द एक्सिस हुई तो उन पर रिपल्शन भी कम होगा, तो उनकी एनर्जी भी कम होगी, इसके कारण वो T2G सेट बनाते जो एक लोअर एनर्जी का होता है, यानी कि यहाँ पे हायर एनर्जी का ईजी सेट, वहीं T2G सेट लोअर एनर्जी का। और दिस, अब यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि
जो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल है वो रिमूव होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण। अब दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल्स कौन से? डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन डिफाइनेड ज्योमेट्री टर्म्ड एज स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी जो डी ऑर्बिटल्स की लिगेंड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग हुई है उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से। अब ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ से, डेल्टा टी बोल दिया, डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल, और डेल्टा एस क्यू बोल दिया तो डेल्टा स्क्वायर फील्ड। अब यहाँ पे डेल्टा ओ की बात कर लेते हैं कि जो ईजी ऑर्बिटल्स है उनके कितने मैग्नीट्यूड से एनर्जी बढ़ी। पहला 3/5 डेल्टा ओ, ईजी की 3/5 डेल्टा ओ से बढ़ जाएगी। वहीं T2G की 2/5 डेल्टा ओ से कम हो जाएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि dx² dz², डायग्राम में देखिए जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई है। 3/5 डेल्टा ओ ईजी की हो जाएगी, 2/5 डेल्टा ओ T2G की हो जाएगी। अब द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस बाय द लिगेंड। अब जो फील्ड प्रोड्यूस बाय द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन, अब ये जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करेगी कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में जो फील्ड है उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है। अब कुछ लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। वहीं कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वीक फील्ड, तो ऐसे लिगेंड्स को वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है। अब इनमें स्प्लिटिंग भी कम होगी। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कम होती है, वहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ज़्यादा होती है। अब हम एक कंसेप्ट नया आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें एक ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, कि किस तरीके से लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखिए मैंने पहले बताया था कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बोलते हैं। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा किसी की फील्ड स्ट्रेंथ है वो तो कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। वहीं ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर और हेलोजन डोनर, इन सब की फील्ड वीक रहेगी। अब यहाँ से कुछ एक कंडीशन आती है। अब देखिए कभी कोई किसी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन है D1 या किसी दूसरे का D2, तीसरे का D3। अब इनकी जो फीलिंग होगी ना सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में होगी, यानी T2G सेट में होगी, जहाँ D1, D2 या D3 EG सेट में होंगे। अब कन्फ्यूज़न जो आता है वो D4 ऑर्बिटल्स के पास होता है। D4 जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, क्योंकि उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड एंटर आइदर द T2G लेवल एंड पेयर विथ एन एग्जिस्टिंग लेयर इलेक्ट्रॉन। या तो वो ये करेगा कि वो T2G लेवल पे रहेगा और पेयरिंग कर लेगा किसी एक अलग जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। वहीं दूसरा कि इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द EG लेवल। या फिर ये पेयरिंग क्या होता है कि जब पेयरिंग होती है तो एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, उसको पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी की एनर्जी रिक्वायर होती है जब, अब ये क्या होता है कि कभी इलेक्ट्रॉन इसको अवॉइड कर सकता है और EG सेट में जा सकता है। अब ये जो ट्रांजिशन ऑफ मेटल है, जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डिपेंड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी। यानी पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड के जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड होगा कि कौन ज़्यादा कौन कम, उस पर डिपेंड करता है कि D4 EG सेट में जाएगा या T2G सेट में पेयरिंग करेगा। अब कैसे ये दो ऑप्शन कैसे आते हैं वो देखते हैं। कभी डेल्टा O जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है वो पेयरिंग एनर्जी से कम हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ऐसे जो कन्फिग्रेशन है वो T2G जो T2 है वो E3 हो जाएगा और EG 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन ऐसा होगा, और जो भी लिगेंड जो इस इफेक्ट का कारण होता, जो इस वीक फील्ड का कारण होता, उसे वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वहीं कभी डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, मतलब जो माफ़ कीजिएगा ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर लेगा T2G ही सेट के किसी एक इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग कर लेगा किसी T2G सेट के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर जो कन्फिग्रेशन होगा वो T2G4 EG 0 होगा। और जिन लिगेंड्स के कारण ये इफेक्ट आता है उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है। अब आगे हम अगला टॉपिक आता है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी वो जस्ट अपोजिट टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यानी यहाँ पे जो लिगेंड का अप्रोच है वो बिटवीन द एक्सिस आएगा, और बिटवीन द एक्सिस आने के कारण जो DXY DYZ और DZX जो T2 सेट होगा उसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो रेस हो जाएगा।
बाई 2/5 डेल्टा टी। वहीं जो ई सेट होता है उसमें रिपल्शन कम होगा, इसके कारण उनकी एनर्जी भी कम होगी और वो ई सेट बना लगे, dx² y² और dz²। अब यहाँ पे मैंने T2 सेट और ई सेट क्यों बोला? देखिए जो जी सब्सक्रिप्ट है, यहाँ पे जी सब्सक्रिप्ट को मैंने यूज़ नहीं किया, कारण है उसका, जी सब्सक्रिप्ट इज यूज फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। वहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री कम होती है, सिमेट्री नहीं होती है, उसमें सिमेट्री लैक करता है, इसके कारण वहाँ पे जी सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं होती है। और देखिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कितना डिफरेंस होता है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, इतना ज़्यादा होता है कि इतना ऑक्टाहेड्रल से कम होता है। स्प्लिटिंग कम होती है, ये भी बात रख लें। जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो एक तो इन्वर्टेड होती है, वो दूसरा कम होगी। वो कितनी कम होगी? 4/9 डेल्टा ओ। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।